नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। मेरे साथ महेश कुमार जैन। हम आज पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी, क्योंकि जिस तरह से सभी विद्यार्थी जो एमपीपीबी की तैयारी कर रहे हैं मैकेनिकल से, उनका ये जो मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी वाला पार्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में। तो आपकी डिमांड पर मैं पूरा का पूरा मेट्रोलॉजी लाया हूँ, जहाँ मेजरमेंट सब मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से एक एक चीज़ समझेंगे। लेकिन याद रखना, आपको हर दिन वीडियो देखना है और हर दिन वीडियो देखते हुए अपने नोट्स बना लेने हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगी भी, पर जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उस वक्त आपको सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए। अपन उसी तरह से इसको डिटेल में करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेट्रोलॉजी को। ठीक है, आप सबसे पहले एक बात समझो। इसमें सबसे पहले अगर एक बात समझने की बात हो, ठीक है, कि सबसे पहले एक बात अपन यहां समझे कि एक वर्ड यहां दिखाई आपको दे रहा है, दैट इज द मेट्रोलॉजी। दैट इज द मेट्रोलॉजी। तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है दोस्त। ग्रीक वर्ड में क्या होता है कि मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। मेजरमेंट, ये साइंस की वो ब्रांच हो गई दोस्त, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर मेजरमेंट करने का किया जाएगा, जिसमें मेजरमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और आपको भी पता है हमने हमारे दैनिक जीवन में मेजरमेंट का कितना यूज है। आप सुबह जब उठते हो तो दूध वाले भैया अपने पास आते हैं, तो वो भी मेजर करके आपको दूध को देते हैं। ऐसा नहीं कि भैया चल रहा है, कुछ भी नहीं, हर चीज में आपका मेजरमेंट। आप जब कपड़े, आपके जो कपड़े सिलाने आप जब जाते हो तो उसके भी लिए मेजरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके पास जो ये मेजरमेंट की जो साइंस की जो ब्रांच जिसमें ये मेजरमेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और धीरे 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 आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की ओर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इस ब्रांच में हम मेजरमेंट की बात करेंगे। तो देखो यहां लिख भी दिया मैंने, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मेजरमेंट। किसके साथ डील करने वाले हैं भैया? ये डील करने वाले मेजरमेंट के साथ। मेजरमेंट के साथ डीलिंग होगी, यहां पर मेजरमेंट के साथ डील होगा, यहां पर मेजरमेंट के साथ डील होगा। और ये मेजरमेंट अलग अलग फील्ड में आपके पास किए जाते हैं, अलग अलग फील्ड में ये मेजरमेंट आपके पास किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें तो मेजरमेंट कहाँ कहाँ होता है, तो आपके पास इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी होती है, जो अपन जनरली अपन इसी को पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी है। ठीक है, या इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह टेक्निकल मेट्रोलॉजी होगी, एस्ट्रोनॉमिकल मेट्रोलॉजी होगी, मेडिकल मेट्रोलॉजी होगी। हर चीज, हर एक क्षेत्र में मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। साइंस, जो आपके साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, जब अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उनको भी मेजर करना पड़ता है। जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी मेजर करना पड़ता है। तो अलग अलग चीज, मेट्रोलॉजी एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है दोस्त, एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है आपके पास। कौन सी चीज? मेट्रोलॉजी। अब बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं? बेसिकली अगर अपन बात करें तो बेसिकली अपन को इसमें करना क्या पड़ता है, तो दोस्त सुनना, आराम से सुनिए। इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो इसमें आप मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स का मेजरमेंट, जैसे लेंथ, विड्थ, केजी, वेजी, है ना, सारी चीजें। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। इसमें आप पढ़ोगे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में। जो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूं इसको मैं, इसके बारे में। ये सारी चीजें हम इस ब्रांच में करते हैं। तो कभी कभी इसका एक डेफिनेशन ये भी हो जाता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के मेजर की बात करेंगे, या जो मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट काम आएंगे उनकी डीलिंग की बात अपन करेंगे। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो मेरा जो कंसर्न है वो इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी से होगा या फिर इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी से होगा। ठीक है,
इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी से आप इसका कंसर्न कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपको मेजरमेंट के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फील करके, हाथ लगा के, छू कर, एक अंदाजा लगा के हम डायरेक्ट मेथड में कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आप जानते हो कि बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनकी हेल्प से भी अपन मेजरमेंट किया जा सकता है। इस पर मैं बाद में डील करूंगा, पर अपन टाइम के साथ। अब एक बात समझना है, देखो मेट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट किस तरह से आने लगी और किस तरह से बढ़ी, उस पर अपन थोड़ी सी बात कर लें। आज से अगर अपन 200 साल पीछे चले जाएं, लगभग 1800 सेंचुरी में, या बिगनिंग ऑफ 19 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी की जो बिगनिंग थी, उस टाइम होता क्या था कि भैया आपके पास देखो कौन होगा। आप देखो, एक बात समझना, आपको क्या बनाना है? प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर। आपके पास कोई प्रोडक्ट बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर। प्रोडक्ट जो बनाता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर। बहुत ध्यान से समझना, मतलब बस एक मैं आपको बेस तैयार करा रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने वाले को बोलते हैं मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर क्या करता था उस टाइम, और मैं इसको आपको बताऊंगा भी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता भी लगेगा। वो क्या करता था? डायरेक्ट डील करता था कस्टमर से। वो कस्टमर से डील करता था डायरेक्ट। वो डायरेक्ट किससे? कस्टमर से डील करता था। जो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा उस आदमी को क्या बोलते हैं? कस्टमर। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब कस्टमर आ गए। कस्टमर तो भगवान होते हैं, ऐसे आपने सुना ही होगा कि कस्टमर तो वो है, भगवान है, ठीक है। जैसे एक दुकानदार कुछ चीज बेच रहा है, वो मान लो उसको वो बना भी रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पहले जब हम गांव में रहा करते थे, उस टाइम जो पानी पीने के लिए अपने पास मटके होते हैं, वो जो बनाते थे, उनके पास जाते थे रिक्वायरमेंट लेके, भाई हमें इतना बड़ा मटका चाहिए, इस टाइप का मटका चाहिए। वो आपको उसी टाइप का मटका बना के दे देता था। तो डायरेक्ट उसकी डीलिंग किससे थी? कस्टमर से थी। उसकी डीलिंग किससे थी? कस्टमर से। डायरेक्ट उसकी डीलिंग किससे हुई? कस्टमर से उसकी डायरेक्ट डीलिंग हुई, ठीक है। तो ये बात मैं कर रहा हूँ बहुत पहले की, मतलब 200 साल पहले क्या होता था कि कस्टमर अपनी डिमांड बताता था, मुझे इस टाइप का डिमांड चाहिए, और उसी डिमांड के हिसाब से उसी डिमांड के हिसाब से वो सारी की सारी बातें आपके पास यहाँ होती थी, ठीक है। उसी डिमांड के हिसाब से सारी बातें यहाँ पर होती थी अपने पास। अब एक बात यहाँ और समझने की आई, क्या सर? समझना एक बार, इसको बोला इस चीज को बोला जाता है कि भैया कस्टमर की जो डिमांड है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर काम कर लेता था, ठीक है। तो इन दोनों का एक रिलेशनशिप था। इन दोनों का क्या था? रिलेशनशिप था। इसे बोलते, इस चीज को बोला जाता था कस्टमाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? कस्टमाइजेशन, इस चीज को। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। अब डिमांड जब लोगों की बढ़ने लगी, तो फिर मशीन्स का इन्वेंशन होने लगा। बात समझना, किसका इन्वेंशन? मशीन का इन्वेंशन होने लगा। और फिर क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर की जो डिमांड है, वो पर्टिकुलर कस्टमर तक सीमित नहीं रही। फिर जैसे मान लीजिए, हाँ, पूरे मार्केट में घड़े चाहिए, मटके चाहिए, पानी पीना है भैया, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीना, तो वो एक स्पेसिफिक साइज का घड़ा लेके मार्केट में बेचने आ जाता था। ये भी होता था। तो फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ने लगी, तो मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट मार्केट में आया। और मास प्रोडक्शन का जब कंसेप्ट मार्केट में आया, तो फिर एक जनरलाइज वे में उस चीज को देखा गया। कैसे? अगर अपन बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं, आप इस बोतल की बात करो, जब इस बोतल को मैन्युफैक्चर किया होगा, मान लो इसके 2000 पीस बनाए होंगे, 2000 पीस बनाए होंगे, तो एक ये और एक ये दो है, तो ये जनरली क्या असेंबली बन जाएगी, ये असेंबली। तो ऐसे 1000 पीस बनाने पड़ेंगे, ऐसे 1000 पीस बनाने पड़ेंगे, 1000 पीस बनाने पड़ेंगे। फिर इनकी क्या करा दी जाएगी? असेंबली करा दी जाएगी। सेम साइज के अपन को बनाने, सेम साइज के अपन को बनाना 1000 पीस। तो ये देखा गया कि मेन मशीन किसी भी, एक चीज और समझना है, ठीक है, एक चीज और समझना है।
इसको तो हमने बोलते हैं मास कस्टमाइजेशन, ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे जैसे फिर मार्केट में मैंने कहा पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी तो फिर कंसेप्ट आया मास प्रोडक्शन का। उसमें देखो एक बात समझना, एक बात यहाँ समझने वाली है पहले, फिर हम उसको डील करेंगे, क्योंकि मैं अब आपको लिमिट फिट टॉलरेंस की साइड लेके जाना चाह रहा हूँ, कि उसका एक कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बात समझना, मान लीजिए आपको 1000 बोतल बनानी थी, क्या बनाना, 1000 आपको बनाना, 1000 प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, बोतल है आपके पास 1000। मान लीजिए ये 100 mm का चाहिए, कितने का चाहिए, 100 mm के 1000 अपन को प्रोडक्ट चाहिए। दो तीन चीजें मैं आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूं पहले, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखना, 1000 मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट किस जो प्रोडक्ट बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाओगे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो होगा वो किससे बनाओगे सर? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो बनेगा सर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो बनेगा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनेगा, कास्टिंग, फोर्जिंग, मेटल कटिंग, पाउडर मेटलर्जी, ठीक है, ये बनेगा सर जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू। मुझे बताओ, किसी भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कास्टिंग की बात आप कर लो, कास्टिंग में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए? तो सर सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी किसकी, मटेरियल की। बहुत ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, जिससे आपको ये समझ में आए कि भैया अपन क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बनाने वाले आदमी यानी मेन की रिक्वायरमेंट बनेगी, और हमें मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें मटेरियल चाहिए होगा, आदमी चाहिए होंगे और मशीन चाहिए होगी। अगर मुझे 1000 प्रोडक्ट बनाने 100 mm के, तो मैं इन तीन चीजों को लेके बनाऊंगा। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। क्या 1000 प्रोडक्ट जो बनेंगे वो एग्जैक्ट 100 mm के बन जाएंगे का, ये बता दो आप। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, और यहीं से मैं आपको एक लॉजिक भी दूंगा कि 1000 प्रोडक्ट जो आपको बनाने हैं, जो 100 mm के बनाने हैं, क्या वो 100 mm के बना लोगे आप? नहीं। इसे बोलते हैं प्रोसेस वेरिएबिलिटीज, या फिर इनमें एरर आएंगे। इन तीनों में एरर होते हैं। कैसे? आदमी के साथ क्या दिक्कत है कि भैया पहली बोतल बना दी थी, पहली बोतल बनाते वक्त उसके इमोशंस अलग थे, सडनली फोन आया और अच्छी बात किसी ने कर ली तो उसके इमोशन और अच्छे हो गए, तो अगली बोतल में उन्हें अच्छी पावर लगा दी, तो उसकी वजह से साइज अलग हो जाए। इमोशंस खराब हो गए, मन नहीं लग रहा काम करने में, तो हो सकता है कि उसकी इफिशिएंसी इतनी आए नहीं। मशीन के साथ दिक्कत क्या है? मशीन में होते हैं वाइब्रेशन। तो भैया एक प्रोडक्ट बना रहा उस टाइम वाइब्रेशन अलग हो सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बना रहा उस टाइम वाइब्रेशन अलग हो सकते हैं, और मटेरियल में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जब एक बोतल बनाई उसका मटेरियल में डिफेक्ट कम थे, लेकिन दूसरा जब लिया तो उस मटेरियल में डिफेक्ट ज्यादा थे। तो इन वेरिएबिलिटीज की वजह से एरर आ जाता है। किसमें एरर आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ आप। ये चीज समझ में कि अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1000 प्रोडक्ट बनेंगे 100 mm के, तो सारे के सारे प्रोडक्ट 100 mm के तो नहीं बन सकते। और यहां तक मैन्युफैक्चरिंग यहां तक कहती है दोस्त कि दो प्रोडक्ट एग्जैक्ट एक साइज के नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, कुछ ना कुछ उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा। मैन्युफैक्चरिंग ये कहती है, इसे बोलते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटीज। ये प्रोसेस कैपेबिलिटीज, इस प्रोसेस कैपेबिलिटीज की वजह से कुछ ना कुछ एरर आती है। दैट्स वाई रीजन दो प्रोडक्ट, दो सेम प्रोडक्ट सेम साइज के नहीं होते। तो फिर लोगों ने बोला कि यार 100 mm का तो बनेगा नहीं, तो उन्होंने बोला ऐसा करो,
हम इस 100 mm का नहीं, हम इसमें कुछ क्या कर देंगे, कुछ इसमें अपन इसमें परमिसिबल कर देंगे। ऐसा करो आप 100 का नहीं बना के ना, ऐसा करो 99.50 से लेके ऐसा करो 100.5 तक बना दो। आप अगर इस रेंज में बना दोगे, अगर आप इस रेंज में बना दोगे, इस रेंज में अगर आपने बना दिया तो हमारा ये एक्सेप्टेबल होगा, हम इन सारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब 1000 प्रोडक्ट की जो साइज होगी वो 99.50 से लेके 100.50 हो सकती है। तो आपने इस 100 पर एक क्या दे दिया, प्लस माइनस 0.5 आपने लगा दिया। इसको बोला जाता है टॉलरेंस। क्या बोला जाता है इसको, टॉलरेंस। तो हम क्या करते हैं, अब देखो, अगर आप एग्जैक्ट साइज का बनाने की कोशिश करोगे तो भैया फिर क्या होगा, एग्जैक्ट साइज का अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हमें यह भी देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक रेंज दे देते हैं, एक टॉलरेंस दे देते हैं उस चीज़ पर अपन। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो ये टॉलरेंस देने की ज़रूरत क्यों आई ये मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। टॉलरेंस देने की ज़रूरत क्यों आई ये मैंने आपको अभी समझाया। तो मैं यहाँ यही समझा रहा था आपको, मैं आपको यहाँ यही समझा रहा था दोस्त, ठीक है। यहाँ मैं आपको यही समझा रहा था मैन्युफैक्चरिंग में कि जो मेट्रोलॉजी ना, ये मेट्रोलॉजी बहुत वाइड चीज़ है, इतनी सी चीज़ नहीं जितना अपन समझ पा रहे हैं। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन सोचेंगे इतना मेट्रोलॉजी में अपन को देखना था, ठीक है, इतना अपन को मेट्रोलॉजी में क्या होगा देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ने बात की यहाँ पर कि 1000 प्रोडक्ट बनाने थे, 1 लाख प्रोडक्ट बनाने थे, तो हर एक प्रोडक्ट अलग बनेगा। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ा सिद्धांत। इस सिद्धांत को आप भी याद रखिए। मैन्युफैक्चरिंग कहती है कि 2 प्रोडक्ट एक जैसे कभी नहीं हो सकते, हर प्रोडक्ट यूनिक है, हर प्रोडक्ट क्या है, यूनिक है। मतलब याद रखना, भगवान ने भी कोई भी दुनिया में कोई सी भी 2 चीज़ों को एक जैसा नहीं बनाया, हर चीज़ में डिफरेंस पैदा किया है भगवान ने। क्यों, आपको भी जो भगवान ने आपको बनाया ना वो यूनिक बनाया है। आप जैसे कोई 2 इस संसार में हो ही नहीं सकते। मैं तो 3 की बात छोड़ के मैं कह रहा हूं आप जैसा एक ही हो आप, फिर आप अपनी यूनिकनेस को क्यों खो देते हो, क्यों दूसरों की तरह बनने का प्रयास करते हो, जबकि भगवान ने आपको यूनिक बनाने का प्रयास किया है। भगवान ने आपको यूनिक भेजा है, आपके जैसे 10 भेज देता, वो 10 हो जाते आपके जैसे, पर नहीं, उसने कहा नहीं, आप यूनिक हो। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कंपैरिजन ना करके अपनी जो यूनिकनेस है उसको बनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें नहीं बनना है, हाँ, आप किसी से प्रेरणा ले, आप किसी से इंस्पायर हो सकते हो, पर उसके जैसा बनना नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको आप जैसा बनाया है। अब जो आप हो ना, आपको आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता इस दुनिया में, ये आप जानते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं सर हमसे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, अर्ली मॉर्निंग हम नहीं उठ सकते, हमारी ये हैबिट नहीं है। तो उनकी वो मुझसे पूछते, तो मैं कहता हूँ तो आपको आपसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे आपने कहा भी गया कि आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता। दूसरा राय दे सकता है कि ऐसा किया जा सकता है, पर आपको पता होगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। चलिए, तो यहाँ मैं यही कह रहा था आपसे कि आपको अब समझ में आया होगा कि 1000 प्रोडक्ट बनाने थे 100 mm के, हम 100 mm के नहीं बना सकते, तो हमने क्या कर दिया, एक रेंज दे दी, एक परमिसिबल रेंज दे दी, इस रेंज में ही अपन बनाएंगे। तो ये जो रेंज होती है ना, इसे टॉलरेंस जोन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, टॉलरेंस जोन बोला जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि टॉलरेंस देने की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं 1 बाय 1 चीज़ों को आपको पूरा लिमिट फिट टॉलरेंस मेरा चैप्टर है जो मैं आपको समझाऊंगा। जो चैप्टर है वो है लिमिट फिट टॉलरेंस, और यही आपके एग्जाम में से काफी क्वेश्चन आते हैं। लिमिट फिट टॉलरेंस, लिमिट फिट टॉलरेंस, ये अपना पूरा चैप्टर है जिस पे अपन को क्या करनी है, बात करनी है दोस्त, ठीक है। चलिए, तो बात समझना। लिमिट फिट टॉलरेंस क्या बात करनी सर, लिमिट फिट टॉलरेंस यही चैप्टर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजी में।
एक बात समझना अपने पास, अपन दो चीजें होती हैं यहां पर, एक होती है सॉफ्ट, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है सॉफ्ट, और दोस्त एक होता है होल। होल, ठीक है, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है होल आपके पास। सॉफ्ट और होल, मेरी बात समझना, जो भी चीज आपको दिखाई दे, जैसे जैसे इस बोतल की बात करें, जब भी कोई असेंबली होगी ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को क्या क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली देखने को मिलती है। जैसे मोबाइल होगा, मोबाइल में फिर आपके पास मोबाइल का चार्जर होगा, तो मोबाइल का चार्जर और मोबाइल, आप उस चार्जर को मोबाइल में लगाते हो तो जब तक असेंबली बन जाती है, जॉइंट बन जाता है, और फिर आपका वो चार्जिंग हो जाता है। इसी तरह से ये बोतल लो, इस बोतल का एक केप लो, ये भी एक असेंबली बना रहे हैं, ये भी क्या बना रहे हैं, एक असेंबली बना रहे हैं दोस्त। तो हमेशा दो चीजें होगी, एक होगी सॉफ्ट और एक होगी आपका होल। सॉफ्ट को मेल पार्ट भी बोला जाता है, सॉफ्ट को क्या बोला जाता है, मेल पार्ट भी बोला जाता है, इस सॉफ्ट को बोला जाता है मेल पार्ट। अब आपको समझना ये होता है कि भैया सॉफ्ट कौन सी है, इसे बोला जाता है मेल पार्ट, और जो होल होता है ना, इसको बोला जाता है फीमेल पार्ट। जो भी असेंबली होगी उसमें एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ कहा, अब देखो आपको मैं बोलूं भैया क्या होल है, कौन से सॉफ्ट है, तो ये आपकी सॉफ्ट हो गई दोस्त, और ये आपका होल हो गया। या फिर ऐसा, अगर अपन यहाँ थोड़ा सा और ये समझे, तो ये होल हो गया और ये इसकी क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। तो ये सॉफ्ट इसमें गई, उसके बाद आपने इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसी तरीके से मोबाइल का चार्जर हो गया और आपका सॉकेट हो गया। आप जो भी चीज देखो ना, बहुत सारी चीज जहां जहां आपको देखने को मिले, पेन और केप, मेरे पास पेन, एक मिनट में देखता हूँ, पेन का केप है, पेन का केप नहीं है मेरे पास, मार्कर है ओनली है। पेन देखो और उसका केप देखो, तो जो पेन हो गया वो तो हो गया साफ, और जो केप हो गया उसके अंदर जाएगी वो, तो वो हो गया आपके पास होल। तो ये आप यहाँ आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, क्यों जरूरत पड़ी, ये बात समझ में आ गई अपन को। तो अपन को ये पड़ गई, ड्यू टू द प्रोसेस कैपेबिलिटी, जिसे बोला जाता है प्रोसेस कैपेबिलिटी की वजह से मैन्युफैक्चर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एग्जैक्ट टू सेम साइज, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हमेशा होने वाला है, ठीक है। ये अपन ने देखा। अब देखो आप यहाँ से, अब मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 100 mm के 1000 प्रोडक्ट बनाने, सॉफ्ट बनानी है। एक एक चीज को ध्यान से, ये 100 mm के हमें कितने बनाने हैं, 100 mm के हमें बनाने हैं 1000 प्रोडक्ट। 1 लाख भी हो सकते हैं, मैं तो 1000 प्रोडक्ट लेना। तो अपन ने कहा कि 1000 प्रोडक्ट बनाने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टारगेट वैल्यू। ये आपकी क्या है, ये आपकी टारगेट वैल्यू, बनाना ये है आपकी टारगेट वैल्यू, ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं टारगेट वैल्यू। अब देखो थोड़ा सा, अब आराम से समझने की कोशिश करेंगे। आराम से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। सॉफ्ट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉफ्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है आपका 100 mm का, आपको ये चाहिए 100 mm का आपको चाहिए। तो आपने कहा कि 100 mm के तो सारे हो नहीं सकते, तो एक रेंज दे दिया। तो एक रेंज दे दिया आपने, इस 100 mm पे आपने एक रेंज दे दी कि ऐसा करो, ये बनाओ। तो बोलो 0.5 जोड़ोगे तो
100.5 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो 99.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 99. मतलब सबसे छोटी जो साफ्ट होगी वो इसकी हो सकती है, सबसे बड़ी साफ्ट इसकी हो सकती है, और सारी साफ्ट इसके बीच में होगी। 1000 जो साफ्ट होगी वो 99.50, दूसरी साफ्ट मान लो 99.51 की हो जाएगी, तीसरी साफ्ट हो जाएगी 99.52 की हो जाएगी। ऐसे 1,00,000 साफ्ट के बहुत सारी साफ्ट आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ बनाया, आपने यहाँ बनाई, आपने ये बनाया, ये आपने बना दी 99.50 की, इस है ना। और सबसे बड़ी साफ्ट जो हो सकती है, ये बना दी 100.50 की। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, यहां तक बात है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट। अगर साफ्ट है तो लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट। इसी को बोलते हैं दोस्त मिनिमम, मिनिमम लिमिट ऑफ साफ्ट, मिनिमम लिमिट ऑफ साफ्ट। बस यहीं से मान लो आपके सारे क्वेश्चंस बनने अब स्टार्ट हो जाएंगे। वो तो इंट्रोडक्शन था शुरू में तो आपके पास। इधर समझो, इसको बोला जाएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साफ्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साफ्ट। इसी को बोला जाएगा अपर लिमिट ऑफ साफ्ट, अपर लिमिट ऑफ साफ्ट। अपर हम इसको जनरली यूएल से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको जनरली यूएल से रिप्रेजेंट करेंगे। लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट को हम एलएल से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में? आपके जो 1000 प्रोडक्ट होंगे वो 1000 प्रोडक्ट इसी रेंज में होंगे। तो इस पूरी रेंज को बोलते हैं एक्सेप्टेबल रेंज। ये एक्सेप्टेबल रेंज है आपके पास। अब एक काम करते हैं ना, इसको मैं इधर रख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये है आपके एक्सेप्टेबल रेंज। एक्सेप्टेबल रेंज ये है आपकी एक्सेप्टेबल रेंज। जो भी प्रोडक्ट होंगे वो इसी रेंज में होंगे, इसी में आपके पास सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। अगर सर कल को मान लीजिए सर मेरे पास कोई प्रोडक्ट 99.40 का बन गया, मान लो बन गया, तो ये तो इस रेंज से कम हो गया। तो इधर की साइज जो भी होगा वो अंडर साइज कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे? अंडर साइज। दैट इज द अंडर साइज। अगर कोई इससे ज्यादा का बन गया तो दैट इज द ओवर साइज। ओवर साइज। तो ना तो हमारे पास अंडर साइज हम एक्सेप्टेबल है,
ना हमारे पास आवर साइज एक्सेप्टेबल है। अगर ये बन गया तो ये फिर हमारे लिए डिफेक्टिव है। क्या है? डिफेक्टिव। ठीक है, तो हमारी जो भी रेंज रहेगी वो रेंज इसी के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी टारगेट वैल्यू थी। ये आपकी कौन सी वैल्यू है? टारगेट वैल्यू। ये आपकी कौन सी वैल्यू? दिस इज द टारगेट वैल्यू। बात समझ में आ गई आपके पास? तो इस तरह से, इसी तरह से होल भी हो सकता है। एक बात और समझना, अब मैं यहाँ और चीजें आपको समझाना चाहूंगा, एक बात और पूछना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझना दोस्त, ये बहुत कम को समझ में आती है। आपकी कितनी साफ्ट है? 1000 साफ्ट। कितनी साफ्ट है? 1000 साफ्ट। आपको बनानी है 1000 साफ्ट, यही थी ना? 100 mm की बनानी थी आपको। आपने कहा कि भैया 1000 में से एक तो 100 की बन जाएगी, पर बाकी जितनी भी होगी वो अलग अलग साइज की होगी। हमने बोला इस रेंज में बना दो। ठीक है, आप मुझे बताओ इन साफ्ट में से वो कौन सी साफ्ट है? 1000 है, आपको दिख नहीं रही, मैंने बस आपको 3 साफ्ट दिखाई है, एक 100 वाली, एक सबसे लोअर लिमिट वाली, एक सबसे अपर लिमिट वाली, इसके बीच में ए और जो बची 9997, वो भी इसी के बीच में। तो मुझे बताओ इस 1000 साफ्ट में से वो साफ्ट कौन सी होगी जिसके पास सबसे ज्यादा मटेरियल होगा? ऐसी साफ्ट बताओ जिसके पास सबसे ज्यादा मटेरियल है। तो आप कहोगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, आप कहोगे सर ये मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट पर जो साफ्ट है ना, जो अपर लिमिट वाली साफ्ट है, इसके पास सर सबसे ज्यादा मटेरियल है। इसलिए दोस्त इसको बोला जाता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट भी। इसको बोला जाता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, तो साफ्ट के लिए मैक्सिमम मटेरियल लिमिट MML। साफ्ट के लिए मैक्सिमम मटेरियल लिमिट कौन सी होती है? उसकी अपर लिमिट। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? जो साफ्ट होती है उसके पास जो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होती है उसकी अपर लिमिट होती है। और सब मैं आपसे पूछूं कि 1000 साफ्ट में से वो साफ्ट बताओ जिसके पास सबसे कम मटेरियल है। तो आप बोलोगे भैया ये सबसे छोटी, इसके पास सबसे कम मटेरियल है, तो इससे बोला जाता है मिनिमम मटेरियल लिमिट। मिनिमम मटेरियल लिमिट, नाम तो वही होगा इसका, शॉर्ट में भी MML, पर याद रखना ये चीज। तो साफ्ट के लिए गौर करना, गौर करना, गौर करना, गौर करना, साफ्ट के लिए जो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होती है उसकी अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट की जो साफ्ट है उसके पास सबसे ज्यादा मटेरियल होता है, और लोअर लिमिट की जो साफ्ट है उसके पास सबसे कम मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये हुई साफ्ट। अब ये हो गया आपके पास साफ्ट। अब दूसरा क्या क्या होता है? होल। तो होल पे भी देखो, होल, दूसरा होल, बहुत ध्यान से, दूसरा होल, होल 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 जो होता है ना आपके पास, ये भी आपको 1000 बनाना है। 100 mm के बनाने, 100 mm के बनाने 1000 प्रोडक्ट अपन को चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, टारगेट वैल्यू 100 mm। तो होल देखो, आप ध्यान से समझना, आपका एक होल तो बन गया। बहुत ध्यान से समझना।
बहुत ध्यान से समझना। बस ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई ना, तो मान लेना कि आपका बहुत ज्यादा चैप्टर क्लियर है। इसके सारे क्वेश्चंस बना लेके चले जाओगे। और वो रॉकेट साइंस थोड़ी है कि बनाना नहीं आएगा, बना जाओगे। देखो ये 100 mm का होल है, आपका ये टारगेट 100 mm। ये सबसे लोअर लिमिट पे होल है 99.50, 99.50। और ये सबसे अपर लिमिट का होल है 100.5, 100.50। ठीक है, ये आपके पास है। अब समझना, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्टेबल रेंज हो गई। ये आपकी कौन सी रेंज हो गई भी? इसी रेंज के सारे 1000 जो होल होंगे वो इसी रेंज में होंगे। 1000 जो होल होंगे दोस्तों इसी रेंज में होंगे। तो ये हो गई एक्सेप्टेबल रेंज। एक्सेप्टेबल रेंज ये हो गई आपकी एक्सेप्टेबल रेंज। एक्सेप्टेबल रेंज। अब ध्यान से समझना। अब मैं ये हो गई लोअर लिमिट ऑफ द होल, लोअर लिमिट ऑफ होल। इसको रिप्रेजेंट कर दो आप लोअर लिमिट, और यहाँ एच लिख दो या होल लिख दो, इस तरह से बता दिया जाता है, समझ में आ जाता है। इसको बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम लिमिट ऑफ होल। ठीक है, मिनिमम। और ये हो गया आपके पास अपर लिमिट हो, इसको मिनिमम लिमिट, ओके, इसको बोला जाता है अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल। इसको आप यूएल और होल, इसी को बोला जाता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल। मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल, मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल। इसी को बोला जाता है हायर लिमिट ऑफ होल, हायर लिमिट ऑफ होल, हायर लिमिट ऑफ होल। इसी को बोला जाता है लोअर लिमिट ऑफ होल। वहां ऐसे साफ नहीं, लोअर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ होल। अब बात समझना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितने होल है इसके अंदर? सर इस रेंज के अंदर 1000 होल है। उन 1000 होल में से एक होल 100.50 का है, एक होल 99.50 का है, एक होल 100 mm का है, और जो भी होंगे बाकी इसी रेंज में होंगे, बाकी इसी के बीच में जो भी होने वाला होगा। उन सब होल में से, उन 1000 होल में से वो होल बताओ जिसके पास सबसे ज्यादा मटेरियल है। वो होल बताओ दोस्त जिसके पास सबसे ज्यादा मटेरियल है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप डिसाइड करो। जब तक मैं पानी पी लेता हूं, बताओ क्या होगा। बताओ, समझाओ मुझे, कौन सा वो होल है 1000 में से जिसके पास सबसे ज्यादा मटेरियल है? तो साथ जो लोअर लिमिट का होल है ना, उसके पास सबसे ज्यादा मटेरियल। क्यों? देखो इसके पास पूरा मटेरियल है। अब आप इसको बढ़ाओ। आपने ड्रिलिंग करी इसमें, आपने इसमें क्या किया? ड्रिलिंग। आप तो महारत हासिल आपको ड्रिलिंग में, तो आपने ड्रिलिंग की, बढ़ाओगे। आपने ड्रिलिंग की, बढ़ाया। जब आप इसको बढ़ाओगे तो मटेरियल कम होगा, होल का साइज 100 पहुंचेगा। फिर और बढ़ाओगे तो 100 से 100.1, 100.2, 100.3, 100.1, तो बढ़ाते बढ़ाते जो ये होल है ना, इसके पास अभी सबसे ज्यादा मटेरियल है। जो लोअर लिमिट का होल होता है उसी को बोला जाता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट।
मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। अगर इतना सा समझ में आ जाएगा ना, आगे आप बड़े बड़ी चीजें उखाड़ के फेंक दोगे। मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ होल। तो आपसे कभी पूछे कि मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ होल कौन सी होती है, उसकी लोअर लिमिट। अब आपसे कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, क्या कुछ कहने का जरूरत तो इसमें लग नहीं रहा मुझे, क्या क्या जरूरत नहीं लग रहा? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि मिनिमम मटेरियल लिमिट कौन से होल के पास है सबसे कम, सर इसके पास सबसे कम मटेरियल, तो दैट इज द ठीक है, और दिस इज द मिनिमम मटेरियल लिमिट, दिस इज द मिनिमम मिनिमम मटेरियल लिमिट, मिनिमम मटेरियल लिमिट, मिनिमम मटेरियल लिमिट। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको सारी कहानी पिक्चर समझ में आ गई। अब मैं वन बाय वन सारी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो डियर, लिमिट ऑफ साइज, एक कंपोनेंट जब अपन बनाते हैं, एक मास प्रोडक्शन जब करते हैं, तो लिमिट ऑफ साइज दो एक्सट्रीम परमिसिबल साइज होती है। एक को हम लोअर लिमिट बोलते हैं, एक को अपन अपर लिमिट बोलते हैं। इसी लिमिट के बीच में सारे कंपोनेंट आपके पास होते हैं। इसके बाहर जितने भी होंगे वो अंडर साइज कहला जाएंगे। इसके बाहर जितने भी होंगे, इसके बाहर आपके पास जितने भी होंगे, इसके बाहर आपके पास जितने भी होंगे उसको हम अंडर साइज कहेंगे। अंडर साइज कहेंगे। और इसके बाहर जितने भी होंगे उसे हम ओवर साइज कहेंगे, उसको हम ओवर साइज कहेंगे। ओवर साइज कहेंगे। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आई होगी, यहां तक की पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया ठीक है, यहां तक आपने समझा दिया सर। अब मैं वन बाय वन सारी चीजों को लेके जाता हूं, ठीक है? अब समझो, तो लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसमें अपन बात करें लिमिट ऑफ साइज। दियर आर, लिमिट ऑफ साइज में अपन लिखे there are two extreme, there are, बहुत ध्यान से पढ़ना, there are two extreme, there are two extreme permissible size for a product, for a product। एक प्रोडक्ट के लिए दो एक्सट्रीम परमिसिबल साइज आपके पास होती है, ठीक है? एक को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, LL। मैंने सारी चीजें इसमें समझा दी आपको, तो लिखाने की इसमें जरूरत नहीं है बाकी। एक होती है अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, हायर और लोअर, है ना? अपर लिमिट, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात अपन को समझ में आ गई, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आपको, जैसे 100.5, 100 प्लस माइनस 0.5 अपन ले लेते हैं, ठीक है? 100 प्लस माइनस 0.5 अपन ले लेते हैं, ठीक है? ये दोनों समझ में आ गई। अगर अपर लिमिट पूछे तो सर अपर लिमिट हो गई इसकी 100.5 जोड़ दो, तो ये जोड़ दिया 100.50। अगर आपसे मैं लोअर लिमिट पूछ दूं, अगर आपसे लोअर लिमिट पूछ लूं तो 100 में से माइनस कर दो, अरे यार ये कहाँ से चला गया, ओके 99, सॉरी मैं ऐसा करता हूँ, 100 में से माइनस कर दो 0.5, तो हो गया 99.50।
ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और भी अगर मैं कुछ भी दे दूं आपको तो आप निकाल सकते हो। अगर मैंने दे दिया 100, 0.7 और 0.5, बोलो लोअर लिमिट कौन सी होगी? तो 100 में एक जोड़ दो 0.5, 100 में एक जोड़ दो 0.7, तो यहां से समझ में आ रहा है ये हो गया 100.5, एक हो गया 100.7। तो भैया जो बड़ा है वो अपर और जो छोटा है वो लोअर, सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोला जाता है टॉलरेंस। क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है दोस्त टॉलरेंस। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नॉन एज द टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है? द परमिसिबल, ऐसे और लिखो, द परमिसिबल वेरिएशन, द परमिसिबल वेरिएशन, द परमिसिबल वेरिएशन, the permissible variation in the component, the permissible variation in component is known as the tolerance, या फिर difference between upper limit and lower limit। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये अगर मैं पूछूं इसका टॉलरेंस कितना है, अगर मैं पूछूं इसका टॉलरेंस कितना है दोस्त, अगर मैं पूछूं इसका टॉलरेंस कितना है, तो इसका टॉलरेंस हो गया 100.50 में से माइनस कर दो 99.50। ठीक है, तो ये आपके पास कितना का आ गया? ये आ गया 1 mm का टॉलरेंस दिया हुआ है, 1 mm का टॉलरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें से अपन से पूछ ले तो इसमें दे रखा है 0.20 mm का, अरे घटा दो ना अपन में से लोअर, तो 100.70 में से माइनस कर दो, ये तो ये आ गया 0.20 का टॉलरेंस। अब सर ये टॉलरेंस कम ज़्यादा किस कैसे होता है वो अपन बाद में बात करेंगे, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं ग्राफिकल अप्रोच से समझाना चाहता हूँ, इस ग्राफिक से, है ना। अगर अपन को इस टॉलरेंस को समझना है, जैसे 100 पॉइंट कितना था, 100 प्लस माइनस 0.5, इसको मैं ग्राफ से समझना चाहता हूँ। सबसे पहला एक जो 100 है ना, ये होता है बेसिक साइज, इसे बोलते हैं बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या होती है? दो साइज पे अपन बात करेंगे आज। एक बात करेंगे हम नॉमिनल साइज, हम बात करेंगे एक्चुअल साइज, और हम बात करेंगे एक और जिसका नाम है बेसिक साइज। हम इन तीन साइज पे बात करेंगे। तो जिस पर भी टॉलरेंस दिया जाता है, जिस पर भी वेरिएशन दिया जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में जिस पर अपन ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रहे हैं, ठीक है, तो जिस पर भी ये वेरिएशन दिया जाता है ना, जिस लिमिट पर भी वेरिएशन दिया जाता है, उस लिमिट को बोला जाता है, उस साइज को बोला जाता है बेसिक साइज। क्या बोला जाता है उसको? बेसिक साइज। सर ये बेसिक साइज, अब पहले तो समझे, तो ये आपकी बेसिक साइज आपको पता लग गई भैया, ये हमारी बेसिक साइज है, बहुत ध्यान से। ठीक है, ये हमारी क्या है? बेसिक साइज। तो ये नॉमिनल साइज क्या होती है सर ये नॉमिनल साइज, पहले तो इसकी अपर लिमिट निकालो, मुझे ये बताओ इसकी अपर लिमिट कितनी? सर इसकी अपर लिमिट हो गई 100 प्लस 0.5 जोड़ दो, सर ये हो गया 100.5। सर इसकी लोअर लिमिट बता दो, 100 माइनस 0.5, तो सर ये हो गया 99.50। यही है ना अपर और लोअर? ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस बेसिक साइज पे बात करूं, फिर नॉमिनल उस पे मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो, हर चीज क्लियर होगी। इस बेसिक साइज को हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन को कहते हैं जीरो लाइन, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। एक होती है डेटम लाइन, एक होती है डेटम लाइन।
डेटम लाइन, ठीक है। अगर मुझे इसको इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो इस चीज को, तो आपका डेटम से 0, इसे इसको बेसिक साइज, तो ये जो होगी ना, ये यहां से यहां तक डेटम से स्टार्ट कर दो तो ये 100 mm, ये कितना है 100 mm, ये आपका 100 mm। अब देखो आपका अपर लिमिट कितना है 100.50, किधर होगा इस बेसिक साइज के, सर ये बेसिक साइज के ऊपर होगा, तो ऊपर एक लाइन ऊपर बना दो, ये बना दिया आपने एक लाइन ऊपर। लोअर लिमिट बताओ 99.50 इस बेसिक साइज के, सर इसके नीचे होगा, ये बना दे, इनको मिला दो इसे, तो ये हो गया ना। तो 1 मिनट कर देता हूं मैं, रुको। ये हो गया, तो यहां से यहां तक की जो है ये है लोअर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, और यहां से यहां तक की भाई साहब ये हो गई अपर लिमिट। हंड्रेड 99.50, और जो भी और जितनी भी आपके होल या फिर साफ्ट है वो सारे के सारे इस रेंज में रहेंगे। ये इसको बोला जाता है टॉलरेंस जोन। इसे बोला जाता है टॉलरेंस जोन। कितने का हो गया ये हो गया 1 mm। इसे बोला जाता है टॉलरेंस। बात समझ में आई? इसको क्या बोला जाता है? टॉलरेंस। दिस इज द टॉलरेंस जोन आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ में आई कि सर बेसिक साइज क्या है। सर बेसिक साइज वो है जिस पर आपकी वेरिएशन, जिस पर आपकी लिमिट, जिस पर आपकी टॉलरेंस दिया जाता है, जिस पर आपकी लिमिट दी जाती है, जिस पर आपकी टॉलरेंस दी जाती है, उसको हम बोलते हैं बेसिक साइज। बेसिक साइज को हम 0 लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, और एक को अपन डेटम लाइन से। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बढ़ेंगे। अब अपन को एक चीज समझनी थी कि सर हमको समझना था बेसिक साइज और नॉमिनल साइज। तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हुए हम आगे बढ़े, ठीक है। और उसके बाद उन टर्मिनोलॉजी को समझते हुए मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले नॉमिनल साइज बताऊंगा, फिर एक्चुअल साइज बताऊंगा, फिर एक्चुअल साइज बताने के बाद आपको बेसिक साइज बता दूंगा। बेसिक साइज बताने के बाद आपको फंडामेंटल जो डेविएशन होगा वो डेविएशन भी बात करेंगे कि डेविएशन क्या होता है, अपर डेविएशन क्या होता है, लोअर डेविएशन क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है। जब ये सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे, फिर एक क्वेश्चन करने के बाद हम पढ़ेंगे फिट्स क्या होती है, ठीक है। यहीं से अपनी चीजें, पर उससे पहले हमको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी कि टॉलरेंस कितने टाइप का होता है। टॉलरेंस कितने टाइप का होता है, तो 1 बाय 1 आपने टॉलरेंस पढ़ा होगा, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, पर और भी टॉलरेंस होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, और भी टॉलरेंस होते हैं। हम सब टॉलरेंस के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर फिट्स और लिमिट्स पे चले जाएंगे। हम ये भी समझेंगे कि यूनिलेटरल टॉलरेंस है वो कहाँ यूज आता है, बायलेटरल टॉलरेंस कहाँ यूज आता है, यूनिलेटरल को वहाँ यूज करने का क्या उद्देश्य है, बायलेटरल को यूज करने का क्या उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ। तो आप इतना समझ गए होंगे। अभी बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका टॉलरेंस होता क्या है, अपर लिमिट होती क्या है, लोअर लिमिट होती क्या है, इतना आप समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाता हूँ बाकी की चीज़। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।